अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा ओटी का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजरिंग ट्रीटमेंट आउटकम के बारे में। सबसे पहले ठीक है, ट्रीटमेंट आउटकम को मेजर करना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि आया जो आपकी इंटरवेंशन है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, और जो क्लाइंट है वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आउटकम मेजरमेंट इंश्योर करता है कि जो थेरेपी है वो गोल ओरिएंटेड हो, एविडेंस बेस्ड हो और मीनिंगफुल हो क्लाइंट के लिए। अब ट्रीटमेंट आउटकम्स होते क्या हैं? ट्रीटमेंट आउटकम का इशारा ऐसे चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स की तरफ होता है क्लाइंट की कंडीशन में, जो कि वो थेरेपी रिसीव करने के बाद उसके अंदर आती हैं। ठीक है, ये चेंजेस फिजिकल भी हो सकती हैं, कॉग्निटिव भी हो सकती हैं, इमोशनल भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ फंक्शनल भी हो सकती हैं। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो आउटकम्स हैं उनका मेनली फोकस होता है कि जो पर्सन है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को या अपनी लाइफ रोज़ में कितने अच्छे से अब पार्टिसिपेट कर रहा है, या अपनी एक्टिविटीज़ को कितने अच्छे से वो परफॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, तो मेजरिंग आउटकम्स का पर्पस क्या होता है कि ये अंडरस्टैंड करना कि जो थेरेपी है वो क्लाइंट की गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, और साथ साथ एक थेरेपिस्ट की ये डिसाइड करने में भी हेल्प करता है कि जो ट्रीटमेंट है आया वो कंटिन्यू रखना चाहिए, उसको मॉडिफाई करना चाहिए या फिर उसको रोक देना चाहिए। ठीक है, तो मेजरिंग आउटकम ये इम्प्रूव करता है आपकी क्वालिटी ऑफ केयर को, क्लाइंट को जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को आपकी सपोर्ट करता है और आपको एविडेंस प्रोवाइड करता है प्रोग्रेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एरियाज ऑफ आउटकम मेजरमेंट। ठीक है, आउटकम मेजरमेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसका फोकस डिफरेंट एरियाज की फंक्शनिंग पर होता है, जिसमें पहला एरिया आ जाता है फिजिकल आउटकम। ठीक है, जिसमें फिजिकल आउटकम में आपकी स्ट्रेंथ, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इंड्योरेंस के एक इंसान कितने हद तक चीज़ को बर्दाश्त कर पा रहा है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, फिजिकल आउटकम्स में हम देखते हैं नंबर 2 के मेमोरी के अंदर, अटेंशन के अंदर और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के अंदर जो है एक इंसान की चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं थेरेपी के बाद। और इसके बाद आ जाता है इमोशनल आउटकम, जिसका फोकस आपके मूड, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें फंक्शनल आउटकम, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आ जाते हैं क्लाइंट की एबिलिटी कि वो अपनी एडीएलएस यानी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं, जैसे ड्रेसिंग हो गई, बाथिंग हो गई, ईटिंग और स्कूल में पार्टिसिपेट करना, या घर में या फिर सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इन सब आउटकम्स में से जो एरिया है, इन सब एरियाज में से जो फंक्शनल आउटकम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है मेथड्स जिसके थ्रू हम इन आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे हम लोग कर सकते हैं? सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स के थ्रू आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट्स जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर्ड टूल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इन अ रिलायबल और वैलिड वे में। ठीक है, तो ये टूल जो है वो आपको एक परफेक्ट स्कोर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप एक क्लाइंट की प्रोग्रेस को ओवर टाइम मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ करता है ताकि वो अपने क्लाइंट की हैंड फंक्शन को इम्प्रूव करे, उसके डेली एक्टिविटीज़ में इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करे, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करे। ठीक है, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक टेस्ट यूज़ करेगा। फिर आ जाता है आपके पास ऑक्यूपेशन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सेकंड मेथड जो जिसके थ्रू आप आउटकम्स को मेजर कर सकते हैं वो है आपके पास ऑब्जर्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो थेरेपिस्ट क्या करता है, केयरफुली अपने क्लाइंट को अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को करते हुए या अपने टास्क को परफॉर्म करते हुए जो थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, जैसे अगर एक क्लाइंट है जो कि ड्रेस कर रहा है, ठीक है, या फिर खाना बना रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, और क्लाइंट जो है वो उसको ऑब्जर्व करेगा और देखेगा कि क्लाइंट को कहाँ-कहाँ पे जो है कोई इशू आ रहा है या कौन सी स्किल उसकी कम है। ठीक है, वो सारी ऑब्जर्वेशन वो उसकी टास्क के परफॉर्मेंस के दौरान ऑब्जर्व करेगा वो। ठीक है, उसकी फंक्शनल एबिलिटीज़ को देखेगा। फिर नेक्स्ट मेथड है आपके पास क्लाइंट एंड फैमिली फीडबैक, यानी कि आप
जो है वो क्लाइंट से और उसकी फैमिली से फीडबैक ले सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने क्लाइंट की आउटकम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करता है कि आपके जो क्लाइंट है वो किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है अपनी डेली लाइफ में आउटसाइड ए थेरेपी सेशन, यानी कि थेरेपी सेशन के बाहर भी वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट जो है वो अपनी फीलिंग्स को मोर इंडिपेंडेंट, मोर कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल परफॉर्मिंग टास्क में जो है रिपोर्ट करता है यहाँ पे। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास गोल अचीवमेंट में। जब आउटकम्स है वो आप उनको किस तरीके से एक और कर सकते हैं मेजर, जब आप देखिए कि आया आपके जो गोल्स आपने सेट किए थे, ठीक है, थेरेपी स्टार्ट करने से पहले, वो आपके थेरेपी अप्लाई करने के बाद अचीव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है। तो ये गोल्स जो होते हैं वो ऑफन सेट किए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड मेथड्स को यूज़ करके, और इनकी जो प्रोग्रेस है वो फिर आप रेगुलरली एवेलुएट करते हैं ताकि आपको क्लाइंट के बारे में पता लगे कि वो गोल अचीव कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर गोल मीट कर रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है, या गोल हासिल हो रहे हैं, वो अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपकी थेरेपी है वो सक्सेसफुल है, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें आपके पास यूज़ ऑफ आउटकम मेयर्स इन प्रैक्टिस। अच्छा, आउटकम मेयर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं थ्रू आउट द थेरेपी प्रोसेस, ठीक है। जब आप सबसे थेरेपी स्टार्ट करने से पहले भी आप जो है इसको कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग थेरेपी भी आप कर रहे होते हैं, ठीक है। और थेरेपी के बाद जो थेरेपी के दौरान आप ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और थेरेपी के बाद जो है या एट द एंड ऑफ थेरेपी आप जो है ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, आउटकम मेजर्स को। अच्छा, जो कंटिन्यूअस ये जो आपके पास है आउटकम मेजर, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि थेरेपी सेशन में बस चलता रहता है, ठीक है, जब तक के क्लाइंट की थेरेपी एंड ना हो जाती है या डिस्चार्ज के बाद भी आप करते हैं फिर इसको, ठीक है। और आप इसके थ्रू इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकते हैं और अपने ट्रीटमेंट को जिस जिस तरीके से ज़रूरत होती है उस तरह फिर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शनल आउटकम्स की? जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है इसका मेन फोकस, जैसे कि हमने पहले बात की है, कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस के ऊपर होता है, ठीक है, रादर देन जस्ट बॉडी फंक्शंस के बीच में आप जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप हैंड स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हैंड स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अल्टीमेट गोल आपका क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट की हेल्प करें कि वो अपने हैंड को यूज़ करे अपनी डेली टास्क को करने के लिए, जैसे ईटिंग हो गया और राइटिंग हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक स्ट्रोक का पेशेंट है जो कि इनिशियली जिसको असिस्टेंस प्रोवाइड होती थी अपनी ड्रेसिंग के लिए, ठीक है, ज़रूरत होती थी उसको हेल्प की। लेकिन जब आपने उसको थेरेपी प्रोवाइड की और थेरेपी के कुछ वीक्स बाद जो आपने उसका असेसमेंट किया, ठीक है, तो आपको पता लगा कि जो अब क्लाइंट है वो इतने एबल हो गए कि वो इंडिपेंडेंटली अब ड्रेसिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्या शो करवा रहा है? पॉजिटिव ट्रीटमेंट आउटकम शो करवा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद चैलेंजेस, मेजरिंग आउटकम के बीच में जो आपके पास चैलेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि ये आपके लिए एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि जिनकी वजह से आप इनको नहीं कर पा रहे, तो उनमें आ जाता है क्लाइंट की मोटिवेशन, ठीक है, एनवायरनमेंट या फिर सपोर्ट सिस्टम जो कि क्लाइंट के रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इस वजह से जो थेरेपिस्ट है उसको चाहिए कि वो मल्टीपल मेथड्स के थ्रू एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हासिल करे अपने क्लाइंट की प्रोग्रेस के बारे में। फिर आ जाता है इसमें आपके पास जो रोल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, ठीक है, इसमें पूरे प्रोसेस में। तो जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एप्रोप्रिएट आउटकम मेजर्स को सिलेक्ट करने में, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस को सिलेक्ट करने में और इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, ठीक है। तो जो थेरेपिस्ट है वो साथ-साथ अपने क्लाइंट को और उसके फैमिली मेंबर्स को प्रोग्रेस के बारे में बताता भी है, और साथ जो है वो जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट प्लान को एडजस्ट भी कर रहा होता है बेस्ड ऑन द आउटकम। तो ये जो है इस प्रोसेस में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल था, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, मेजरिंग ट्रीटमेंट आउटकम जो है वो एसेंशियल है, क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि जो आपकी थेरेपी है वो इफेक्टिव, मीनिंगफुल और फोकस्ड है, ठीक है। किसके ऊपर फोकस्ड है? अपने क्लाइंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के ऊपर, ठीक है। तो ये साथ-साथ सपोर्ट कर रहा होता है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट टॉपिक आज का आपका आ जाता है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। अच्छा, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के। ये हेल्प करते हैं एक थेरेपिस्ट की अपने क्लाइंट के इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करने में, उसकी इफेक्टिवनेस, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को एवेलुएट करने में और एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग को इंश्योर करने में, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग है उसमें आप क्या करते हैं, वो आप उसमें रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और मेजर कर रहे होते हैं ओवर टाइम अपने क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट को, ठीक है। इससे क्या होता है कि थेरेपिस्ट की ये समझने में हेल्प होती है कि जो क्लाइंट है वो अपने गोल्स को अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके अपने गोल्स की तरफ मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी आपके पास कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ट्रीटमेंट पीरियड में जो है कंटिन्यू रहता है। पर्पस क्या होता है, किस लिए आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं? आप इस वजह से प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं ताकि आप ये इंश्योर कर सकें जो आपकी थेरेपी है वो इफेक्टिव और गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है? इससे जो थेरेपिस्ट की हेल्प होती है ये डिसाइड करने में कि उसको सेम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए, उस ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए या फिर कोई न्यू स्ट्रेटजी अपने क्लाइंट के लिए इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, ठीक है? बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। अगर तो क्लाइंट जो है उसके अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है? वो इम्प्रूव हो रहा है तो आप सेम थेरेपी को कंटिन्यू रखें। अगर आपका के क्लाइंट की प्रोग्रेस स्लो है तो आप उसमें कोई न्यू स्ट्रेटजीज ला सकते हैं ताकि उसकी प्रोग्रेस जो है वो फास्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ या कोई भी बैरियर्स जो एक क्लाइंट फेस कर रहा है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है जब आप जो है प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। फिर आज अब इसमें हम पढ़ेंगे ऐसे मेथड्स जो कि प्रोग्रेस मॉनिटरिंग को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं या ऐसे मेथड जिससे हम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मेथड जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं वो है ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सेशन, यानी कि जब आपका क्लाइंट कोई भी एक्टिविटी या कोई भी थेरेपी में कुछ भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, अपनी डेली लिविंग स्किल कोई परफॉर्म कर रहा है, सॉरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आप अपने क्लाइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो ऑब्जर्वेशन आपको बताती है कि क्लाइंट जो है वो उसमें क्या-क्या मुश्किलात वो फॉलो कर रहा है या उसमें चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। तो आप उसके मूवमेंट में चेंजेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं इस दौरान और आप उसकी जो टास्क परफ़ॉर्मेंस है उसको उसमें इम्प्रूवमेंट को या डिफ़िकल्टी को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? फिर दूसरा मेथड है आपके पास रीअसेसमेंट, जिसमें आप जो है वो कुछ टाइम बाद दोबारा से अपने क्लाइंट का असेसमेंट लेते हैं और आप इनिशियल रिज़ल्ट्स को और फाइनल रिज़ल्ट्स को या उन रिज़ल्ट्स को जो आपने दोबारा टेस्ट करने के बाद आपके आए हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके क्लाइंट के अंदर चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई, ठीक है? इससे आपको जो है वो ऑब्जेक्टिवली मेज़र करने में हेल्प होगी प्रोग्रेस को, ठीक है? रादर देन जस्ट मेयर गेसेस कि आप गेस लगाएँ या असम्पशन्स लगाएँ कि हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस जो आप असेसमेंट करते हैं तो उससे आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव डाटा मिल जाता है अपने क्लाइंट का। थर्ड मेथड है आपके पास गोल ट्रैकिंग। अच्छा, प्रोग्रेस जो है वो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं एक और गोल को देख के कि आपके क्लाइंट की गोल अचीव हुए या नहीं, या अगर अचीव हुए हैं आपके गोल तो मतलब कि आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहा है, प्रोग्रेस आपकी पॉजिटिव है। अगर गोल अचीव नहीं हुए तो प्रोग्रेस आपकी नेगेटिव है, ठीक है? फिर आप क्लाइंट और फैमिली से फीडबैक ले सकते हैं। उनके थ्रू आप अपने क्लाइंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आपके पास रिटन रिकॉर्ड होते हैं जो कि आप थेरेपी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के अपने पास रखते हैं, जिसमें आप अपने क्लाइंट की असेसमेंट, ट्रीटमेंट, प्रोग्रेस, आउटकम्स, अपने क्लाइंट ने जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ है, जो उसका हर मतलब क्लाइंट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल आपने लिखनी होती है, ठीक है? और ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एज़ अ एविडेंस आपके लिए सर्व कर रहा होता है अपने क्लाइंट की केयर के लिए, ठीक है? फिर आ जाते हैं इसमें कुछ टाइप्स आ जाती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, जिसमें सबसे पहले आ जाती है आपके पास इनिशियल एवल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है, आप अपने क्लाइंट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट की कंडीशन के बारे में, असेसमेंट फाइंडिंग्स के बारे में और बेसलाइन परफॉर्मेंस के बारे में लिखते हैं, ठीक है? फिर आप दूसरी टाइप आ जाती है इसमें डेली ट्रीटमेंट नोट्स, जिसमें आप अपने हर थेरेपी के बाद, अपने हर थेरेपी सेशन के बाद जो है वो लिख रहे होते हैं कि आपने थेरेपी में क्या किया, आपने आपके क्लाइंट का रिस्पॉन्स कैसा था और कोई चेंजेस जो आपने थेरेपी के दौरान या सेशन के दौरान ऑब्जर्व किए हों, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप लिख रहे होते हैं इसमें एंड देन उसके बाद आप डिस्चार्ज समरी लिखते हैं। अब इस रिपोर्ट में आप जो है वो
ये तब प्रिपेयर होती है जब आपका जो थेरेपी है वो एंड होती है, ठीक है? इसमें आ जाता है आपकी क्लाइंट की का फाइनल स्टेटस आप लिखते हैं और रिकमेंडेशन जो कि आपने कोई फीचर के बारे में उसको देनी होती हैं, वो लिखते हैं। फिर आ जाता है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में आप चेकिंग और एनालिसिस कर रहे होते हैं रिकॉर्ड्स की, ताकि आप इंश्योर कर सकें अपने क्लाइंट की एक्यूरेसी को या ट्रीटमेंट्स की एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को और क्वालिटी को, ठीक है? तो इसमें जो थेरेपिस्ट या सुपरवाइज़र है, वो रिव्यू करता है कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है? प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, गोल के अचीवमेंट के लिए और ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या चीज़, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि मिसिंग है या अनक्लियर डिटेल्स हों जिसमें, ठीक है? और प्रोफेशनल और लीगल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा रिव्यू कर रहा होता है इसमें थेरेपिस्ट। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केयर की कंटिन्यूटी को इंश्योर रखता है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इम्प्रूव करता है और कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है अमंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक थेरेपिस्ट है जो नोट करता है कि उसका जो पेशेंट है वो इनिशियली उसको चलने के दौरान असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी, ठीक है? तो आफ्टर फ्यू वीक्स डॉक्यूमेंटेशन अब शो कर रही है उसकी थेरेपी के अप्लाई करने के बाद कि जो पेशेंट है वो इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकता है, चल सकता है, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको कि जो प्रोग्रेस है वो हुई है क्लाइंट के अंदर और आपको जो आगे ट्रीटमेंट प्लान है उसको अपडेट करने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? फिर इसके दौरान जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल होता है वो क्या है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग वगैरह के दौरान इसमें जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करता है, एक्यूरेट और क्लियर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करता है, ठीक है, क्वालिटी के लिए और ट्रीटमेंट प्लान को अपडेट करता है बेस्ड ऑन प्रोग्रेस। अच्छा, इसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक डिस्चार्ज प्लानिंग एंड फ़ॉलो अप, ठीक है? डिस्चार्ज प्लानिंग और फ़ॉलो अप भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो इंश्योर करते हैं क्लाइंट कंटिन्यू कि क्लाइंट जो है वो अपनी थेरेपी एंड होने के बाद भी सेफली फंक्शन करना कंटिन्यू रखे और इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को सेफली परफॉर्म करना कंटिन्यू रखे, ठीक है? ये स्टेप्स फोकस करते हैं एक क्लाइंट को और उसकी फैमिली को ट्रीटमेंट के बाद जो लाइफ है उसको उसके लिए प्रिपेयर करने में, ठीक है? और प्रोग्रेस जो अचीव हुई है उस ड्यूरिंग थेरेपी उसको मेंटेन करने में, ठीक हो गया? अच्छा, डिस्चार्ज प्लानिंग क्या है? डिस्चार्ज प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्लाइंट को थेरेपी सर्विसेज को छोड़ने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं सेफ और ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है? ये कब शुरू होता है? अर्ली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है? और कंटिन्यू रहता है अंटिल आपका, जब तक क्लाइंट जो है वो ये मैनेज ना कर रहे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे या फिर मिनिमल सपोर्ट के साथ अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे, ठीक है? तब तक ये आपका कंटिन्यू रहता है। फिर इसमें जो गोल इसका ये है कि जो क्लाइंट है वो इफेक्टिवली अपने घर पे फंक्शन कर सके, अपने स्कूल में और अपने वर्क में और अपने कम्युनिटी में भी इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, ठीक है? पर्पस क्या है डिस्चार्ज प्लानिंग का? कि ये मेक श्योर करना कि जो क्लाइंट है वो अगर थेरेपी के बाद भी कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है उनको मेक श्योर करना, ठीक है? कि वो कोई भी डिफ़िकल्टी उसको बाद में ना पहुँचे, यानी कि थेरेपी एंड होने के बाद वो स्मूथली अपनी एक्टिविटीज़ कर सके, कोई उसको उनके दौरान मसला ना हो, ठीक है? तो ये जो है वो हेल्प करता है प्रोग्रेस मेंटेन करने में, कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में और इंडिपेंडेंट सपोर्ट करने में, ठीक है? साथ ही इंश्योर करता है कि क्लाइंट जो है या उसकी फैमिली जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि थेरेपी सेशंस एंड होने के बाद जो ज़िंदगी है उसमें कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड फील करे उसके लिए, ठीक है? अब कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग के, जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपके पास इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि डिस्चार्ज से पहले जो थेरेपिस्ट है वो अपनी क्लाइंट की प्रोग्रेस को रिव्यू करता है और देखता है कि आया उसके गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए, ठीक है? इससे उसको ये डिसाइड करने में हेल्प होगी कि जो क्लाइंट है वो डिस्चार्ज के लिए रेडी है या नहीं है। देन उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है डिस्चार्ज प्लानिंग का वो है फंक्शनल इंडिपेंडेंस, यानी कि थेरेपिस्ट ये इंश्योर करता है कि जो क्लाइंट है वो अपने डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है? ये इंश्योर करता है। और
इंडिपेंडेंटली या फिर मिनिमल असिस्टेंस के साथ वो इन चीज़ों को परफॉर्म करें, ठीक है। होम प्रोग्राम्स थर्ड है आपके पास कंपोनेंट। होम प्रोग्राम भी प्रोवाइड किए जाते हैं क्लाइंट को ताकि वो अपनी एक्सरसाइजेज को और एक्टिविटीज़ को आफ्टर डिस्चार्ज भी कंटिन्यू रखें। इसमें फिजिकल एक्सरसाइजेज आप उनको देंगे, फंक्शनल एक्टिविटीज़ आप उनको देंगे और रूटीन प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है वो क्लाइंट को और फैमिली को दोनों को आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। देन आ जाता है आपके पास असिस्टिव डिवाइसेस एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तो जरूरत हो जो थेरेपिस्ट है वो असिस्टिव डिवाइसेस को रिकमेंड करेगा क्लाइंट के लिए, ठीक है, जैसे वॉकर्स हो गए या अडेप्टिव टूल्स हो गए हैं, ठीक है। और सजेशंस जो है वो भी दी जाएंगी ताकि क्लाइंट के जो घर का सेफ्टी है, ठीक है, घर में भी क्लाइंट की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके, यानी कि घर के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर दे ताकि क्लाइंट की सेफ्टी रहे, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास कि आपने क्लाइंट को और फैमिली को एजुकेट करना होता है, ठीक है, यानी कि उनकी कंडीशन मैनेज करने के लिए आपने उनको एजुकेट करना होता है, कॉम्प्लिकेशंस कैसे प्रिवेंट करनी है और थेरेपी को कंटिन्यू कैसे रखना है होम में भी, घर में भी, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा प्रॉपर सपोर्ट डिस्चार्ज के बाद भी एक क्लाइंट के लिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास इसमें जो टॉपिक है वो है फॉलो अप, यानी कि फॉलो अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने क्लाइंट की प्रोग्रेस को डिस्चार्ज के बाद चेक करते हैं, ठीक है। और ये आपका ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि जो क्लाइंट है वो कोई न्यू डिफिकल्टी थेरेपी के बाद फेस ना करे और उसकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव ही होती रहे, ठीक है। तो फॉलो अप जो है वो थ्रू क्लिनिकल विजिट्स के थ्रू आप कर सकते हैं, फोन कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हैं और होम विजिट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फॉलो अप के जरिए अपने क्लाइंट का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना होता है। कोई न्यू प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट को उनको आइडेंटिफाई करना होता है, आपने होम प्रोग्राम्स को रीइंफोर्स करना होता है और एडिशनल कोई भी गाइडेंस अगर ज़रूरी है क्लाइंट के लिए तो वो प्रोवाइड करनी होती है। इससे क्या होगा कि जो ये इंश्योर होगा कि क्लाइंट जो है वो उसको बेनिफिट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, थेरेपी के बाद भी उसका जो चीज़ें जो उसने हासिल कर ली हैं, जो इंडिपेंडेंस वो उसका ओवर टाइम मेंटेन रहे, ठीक है। फॉलो अप इंटरवेंशंस। अच्छा, ड्यूरिंग फॉलो आप जो थेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट की परफॉर्मेंस को डेली एक्टिविटीज़ में रिव्यू करेगा, ठीक है, होम प्रोग्राम को एडजस्ट करेगा, एडिशनल ट्रेनिंग या एडवाइस प्रोवाइड करेगा और फर्दर थेरेपी अगर तो ज़रूरत है तो उसके लिए वो रिकमेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रोक का पेशेंट है जिसने अपनी थेरेपी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, और अब डिस्चार्ज हो रहा है विद होम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम, ठीक है, और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, तो कुछ वीक बाद जो थेरेपिस्ट है वो फॉलो अप लेगा ताकि चेक करे कि जो पेशेंट है वो उसकी मेंटेनेंस इंडिपेंडेंस मेंटेन है या नहीं है और उसके जो वो अपनी एक्सरसाइजेस को करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए फॉलो अप भी ज़रूरी है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल है डिस्चार्ज प्लानिंग और फॉलो अप में? जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो क्लाइंट की प्रोग्रेस के ऊपर बेस करते हुए डिस्चार्ज को प्लान करेगा, ठीक है, क्या आया उसको डिस्चार्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए क्लाइंट को, और जो क्लाइंट और फैमिली है उसको एजुकेट करेगा, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा और प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा थ्रू फॉलो अप्स, ठीक है। देन आज का जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अच्छा, कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आप अपने क्लाइंट की या एक इंसान की हेल्प करें, ऐसे इंसान की जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ हों या कोई हेल्थ कंडीशंस हो, उनकी आप उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो इंडिपेंडेंटली जी सकें और अपनी कम्युनिटी में फुली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। ये प्रोग्राम जो है वो विद इन द कम्युनिटी प्रोवाइड किए जाते हैं रादर देन हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ताकि उनको मोर एक्सेसिबल, प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बनाया जाए। तो जो आपके पास यानी कि जो आपके पास कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो ये एम करते हैं कि एक इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे विद इन उनके अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। ये फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि जो लोग हैं वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको इनेबल करना, ठीक है, उनके सर्विसेज एक्सेस करना और सोशल, एजुकेशनल और वर्क रिलेटेड रोल्स में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स इनमें जस्ट थेरेपिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता बल्कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व होती हैं, कम्युनिटी मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और लोकल रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास गोल्स ऑफ कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन। अच्छा, गोल क्या है कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन का? कि ऐसे लोगों की
की जिनकी कोई डिसेबिलिटी होती है या जिनको कोई कंडीशंस होती हैं, हेल्थ कंडीशंस, उनको हेल्प करे कि वो इंडिपेंडेंट और एक्टिव मेंबर्स बन सके अपनी सोसाइटी के, ठीक है? और उनकी फंक्शनल एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने पर इनका फोकस होता है, उनकी इंक्लूजन को प्रमोट करने पर फोकस होता है और उनकी बैरियर्स जो कि उनकी पार्टिसिपेशन को लिमिट कर रहे हैं, ठीक है, एक महदूद हद तक रख रहे हैं, उनको रिड्यूस करना, ठीक है? तो इसका एम यही होता है कि वो कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करना और एक्सेप्टेंस और सपोर्ट को इन लोगों के लिए प्रमोट करना, ठीक है? कि एरियाज़ कौन-कौन से होते हैं कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन के। सबसे पहला एरिया इसमें आता है आपके पास हेल्थ, यानी कि इस एरिया का फोकस होता है फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के ऊपर, ठीक है? तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो लोगों की हेल्प करता है इन कंडीशंस को, उनकी कंडीशंस को मैनेज करने में, ट्रीटमेंट प्लान्स को फॉलो करने में और डेली रूटीन्स को मेंटेन करने में। दूसरा एरिया इसमें आ जाता है आपके पास एजुकेशन, जिसमें बच्चों को और एडल्ट्स को जो है वो आप एजुकेशन देते हैं, ठीक है? और इसमें आ जाता है स्कूल बेस्ड इंटरवेंशंस के थ्रू आप उनको एजुकेट कर रहे होते हैं, टीचर्स को ट्रेन करके आप उनको एजुकेट कर रहे होते हैं और लर्निंग एनवायरनमेंट्स को अडैप्ट करके, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास लिवलीहुड, यानी कि प्रोग्राम्स जो कि लोगों की हेल्प करते हैं कि वो अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करें जिनके थ्रू वो एम्प्लॉयमेंट कर सकें या फिर इनकम जनरेट कर सकें, ठीक है? तो इसमें आ जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग और वर्क प्लेस एडेप्टेशन। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट एरिया सोशल पार्टिसिपेशन, जिसमें आप लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, सोशल इवेंट्स में या फिर रिलेशनशिप्स में पार्ट लें, ठीक है? इससे उनका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा और उनकी जो आइसोलेशन है वो रिड्यूस होगी, ठीक है? फिर आ जाता है एम्पावरमेंट। अब क्लाइंट्स और फैमिलीज़ को जो है वो एजुकेट किया जाता है उनके राइट्स के बारे में और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो डिसीजंस बनाएँ इंडिपेंडेंटली, ठीक है? इससे क्या होगा, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और उनका जो इंडिपेंडेंस लेवल है वो प्रमोट होगा। अच्छा, इस दौरान जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल है वो क्या है, वो इन क्लाइंट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही असेस कर रहे होते हैं, उन्हें डेली लिविंग स्किल्स ट्रेन करवा रहे होते हैं, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस उनके लिए सजेस्ट कर रहे होते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस को प्रमोट करते हैं, फैमिलीज़ को, कम्युनिटी मेंबर्स को एजुकेट कर रहे होते हैं और सोशल और वोकेशनल पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो ओटी क्या इंश्योर करता है कि जो थेरेपी है वो प्रैक्टिकल और डायरेक्टली एक क्लाइंट की रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो, ठीक है? उसको इंश्योर करता है ये। अच्छा, अब इंटरवेंशंस जो कि कम्युनिटी रिहैबिलिटेशंस में होती हैं, कौन-कौन सी हैं? अच्छा, इंटरवेंशंस भी डिज़ाइन की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट नीड और एनवायरनमेंट, ठीक है? क्लाइंट की नीड और एनवायरनमेंट के ऊपर बेस करते हुए आप उनके लिए इंटरवेंशंस को डिज़ाइन करते हैं। जैसे एक थेरेपिस्ट जो है वो ट्रेन करता है इंडिविजुअल को उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे परफ़ॉर्म करने के लिए, जैसे कुकिंग, ड्रेसिंग या फिर मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ठीक है? तो ये जो है वो उन क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं स्किल्स को लर्न करने में जो कि उनके स्कूल या फिर उनके काम के लिए ज़रूरी होती हैं, और एनवायरमेंटल चेंजेस भी सजेस्ट करते हैं ताकि उनकी एक्सेसिबिलिटी को और सेफ्टी को इंश्योर कर सकें या इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? तो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो भी साथ-साथ कंडक्ट किए जाते हैं ताकि लोगों को उनकी डिसेबिलिटी और इंक्लूजन के बारे में एजुकेट किया जाए, ठीक है? फिर आ जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी कि फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसमें, ठीक है? तो उनको सपोर्ट किया जाता है अ, जिन उन लोगों को जिन्हें कोई डिसेबिलिटी होती है उनकी डेली लाइफ में, और उनको प्रोग्रेस मेंटेन करने में उनको हेल्प किया जाता है, ठीक है? तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या इंश्योर करती है कि ऐसे लोग जो हैं जिन्हें डिसेबिलिटी वगैरह होती है, ठीक है, ऐसे लोगों को फील एक्सेप्टेड फील करें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और या आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आपको कोई इंसान कंटिन्यूअसली देख रहा है, तो कुछ टाइम बाद जो है वो फिर आपको अजीब-सा फील होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपके शायद फेस पे कुछ लगा हुआ है, इस वज़ह से वो इंसान आपको कंटिन्यूअसली देख रहा है, ठीक है? तो जब आप इतना इरिटेटेड फ़ील कर सकते हैं, तो ऐसे लोग जिन्हें कोई डिसेबिलिटी होता है, उनको पता है कि उनको वो डिसेबिलिटी है, वो थोड़ी-सी चेंज है नॉर्मल लोगों से। तो जब आप उनको अलग वे में देखेंगे, तो वो लोग उस चीज़ से जो है वो अजीब फ़ील करते हैं, ठीक है? उन लोगों को भी फ़ील होता है, उनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी ही कम होता है और इसकी वज़ह से फिर और कम हो जाता है।
तो अब जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से क्या इंश्योर होगा, ये लोग एक्सेप्टेड फ़ील करेंगे और इंक्लूडेड फ़ील करेंगे कि वाक़ई इन लोगों को भी चीज़ों में एक्सेप्ट किया जा रहा है और इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है? जिससे उनकी ओवरऑल वेल-बीइंग भी इम्प्रूव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जैसे कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी और वो एक रूरल एरिया में रह रहा है, ठीक है? उसको आप डेली एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करने के लिए या रिसीव करवा रहे हैं, ठीक है? उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसमें, उनको असिस्टिव डिवाइसेज़ यूज़ करना सिखा रहे हैं और उनको वोकेशनल स्किल्स सिखा रहे हैं। तो जो कम्युनिटी है वो उसको भी आप एजुकेट कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें और उनको भी सोशल और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, ठीक है? तो वहाँ पे उन उन लोगों की जो है फिर एक कॉन्फिडेंस उनका और मोटिवेशन लेवल जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है? अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। तो इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन की कि इंडिपेंडेंस और क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इन ऐसे लोगों की इम्प्रूव कर रहे होते हैं, आप इंक्लूजन को और पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप डिपेंडेंस जो उनका हॉस्पिटल में है, ठीक है, हॉस्पिटल के ऊपर उनका डिपेंडेंस लेवल है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं, आप कॉस्ट इफेक्टिव केयर उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इस दौरान जो आपको चैलेंजेस आते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? जैसे आपके पास रिसोर्सेज़ की कमी होती है, ठीक है, लिमिटेड अवेयरनेस होती है लोगों को या फिर सोशल स्टिग्मा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं ताकि आप इन बैरियर्स को ओवरकम कर सकें।